हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नया टॉपिक होगा आज का लवण सेतु के कार्य। आपने लास्ट वीडियो में देखा डैनियल सेल की वर्किंग टोटली मैंने समझा दी आपको। डैनियल सेल में एक जिंक का बना हुआ अर्ध सेल होता है तथा एक कॉपर का बना हुआ अर्ध सेल होता है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल तथा यह होता है रिडक्शन हाफ सेल। ये कंप्लीट मैं आपको मेरी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब हमारा टॉपिक छोटा सा बच गया था, द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु के कार्य। तो लवण सेतु जो हमें यहाँ पर ये रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे लवण सेतु कहा जाता है। ये एक अर्ध सेल, ये दूसरा अर्ध सेल, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है लवण सेतु। इसमें पोटेशियम क्लोराइड भरा हुआ रहता है, यानी कि एक लवण भरा हुआ रहता है, तथा क्योंकि ये दोनों अर्ध सेलों के लिए एक ब्रिज की भांति कार्य करता है, अतः इसे लवण सेतु कहा जाता है। अब इसका कार्य होता है परिपथ को पूर्ण करना। परिपथ को पूर्ण करने से तात्पर्य, हम जानते हैं कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। यह है जिंक रोड, यह 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है, जबकि यहाँ से कॉपर आयन जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं। तो कॉपर का निर्माण होता है, यह कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है, जबकि जिंक रॉड जो है वह छोटी होने लगती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे, अगर हम साल्ट ब्रिज का प्रयोग नहीं करेंगे तो बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मीडिएटर के ये इलेक्ट्रॉन्स तो हवा में ही उछलेंगे। अतः हमें लवण सेतु का प्रयोग करना पड़ता है ताकि परिपथ जो है वह कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है वैद्युत उदासीनता को बनाए हुए रखना। अब वैद्युत उदासीनता को कैसे बनाए हुए रखता है? ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यहाँ पर मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, इसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहा जाता है। इसमें जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और Zn2+ आयनों का निर्माण होता है। ये जो Zn2+ आयन बनते हैं, ये कंटिन्यू सॉल्यूशन में जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जिंक सल्फेट भी भरा हुआ है। ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें भी Zn2+ आयन है और सल्फेट आयन है। ये रहे Zn2+ आयन। सॉल्यूशन में भी Zn2+ आयन है, यानी कि जिंक आयन। उसके अतिरिक्त ये जिंक रॉड से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तब भी जिंक आयनों का निर्माण होता है। और ये जो जिंक आयन है, ये भी सॉल्यूशन के भीतर ही जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंतर्गत ढेर सारे जिंक आयन बन जाते हैं। इसमें इतने सारे जिंक आयन बन जाते हैं, इनकी इतनी अधिकता हो जाती है कि अब यदि नए जिंक आयन बनेंगे तो पुराने वाले जिंक आयन नए वाले जिंक आयनों को अपने अंदर आने ही नहीं देंगे। कहने का मतलब वह अब नए आयनों को, नए जिंक आयनों को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये मैकेनिज्म यही रुक जाएगी। अब है अपचयन अर्ध सेल। अपचयन अर्ध सेल के अंतर्गत हम जानते हैं, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कॉपर आयन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने जाते हैं। तो ये कॉपर आयन लगातार इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके यहाँ पर कॉपर में चेंज होकर के डिपॉजिट होते हैं। इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन जो है, यानी SO4-2, ये अकेले रह जाते हैं। अब लगातार ये प्रोसीजर चलता है तो एक स्थिति ऐसी आती है, ये सल्फेट आयन अब इन कॉपर आयनों को जाने नहीं देते। ये इनको जाने ही नहीं देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करेंगे ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव नहीं करेंगे तो कॉपर डिपॉजिट ही नहीं होगा। अगर यहाँ से Zn2+ आयन और नए आयनों को आने नहीं दे रहे, यहाँ से सल्फेट आयन कॉपर आयनों को ऊपर जाने नहीं दे रहे, तो इस सेल की जो मेन मैकेनिज्म है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, फिर ही तो धारा प्रवाहित होती है। तो ये दोनों मैकेनिज्म रुक जाएगी। जैसे ही दोनों मैकेनिज्म रुकेगी तो धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। यह स्थिति जो है, अब इस स्थिति को संभालने के लिए यहाँ से KCl का जो पोटेशियम आयन है और क्लोराइड आयन है, अब ये यहाँ पर एंट्री लेंगे। जैसे जिंक आयन जो है, इनको अब अंदर आने नहीं दे रहे हैं। पुराने वाले जिंक आयन क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि यहाँ पर जिंक आयनों की खूब अधिकता हो गई है। अब ये जो अधिक बने हुए जिंक आयन हैं,
इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड में से क्लोराइड आयन आएंगे। ये जो साल्ट ब्रिज है इसमें से क्लोराइड आयन आएंगे। ये Zn2+ आयन, 2 क्लोराइड आयन आएंगे और यहाँ बन जाएगा जिंक क्लोराइड। ये जो जिंक क्लोराइड बनेगा ये सॉलिड फॉर्म में है, तो ये यहाँ तली में बैठ जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। यानी कि अधिक बने हुए जिंक आयन जो कि नए आयनों को आने नहीं दे रहे थे, यहाँ से पोटेशियम क्लोराइड यानी कि साल्ट ब्रिज का लवण, उसके क्लोराइड आयन आकर के यहाँ पर जिंक आयनों को शांत कर देते हैं। अब ये जो अधिक बने हुए जिंक आयन थे इनको क्लोराइड आयनों ने शांत कर दिया, जिंक क्लोराइड बना दिया। अब ये जिंक क्लोराइड तली में बैठ गया। अब वापस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। अब जो नए जिंक आयन आएंगे उनको अब सॉल्यूशन में एंट्री मिलेगी, तो यहाँ से प्रक्रिया वापस स्टार्ट हो गई। ठीक इसी प्रकार यहाँ से सल्फेट आयन कॉपर आयनों को जाने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो अकेला फील कर रहे थे, तो यहाँ साल्ट ब्रिज में से अब पोटेशियम आयन आएंगे। ये पोटेशियम आयन यहाँ आकर के सल्फेट आयनों को बैलेंस करेंगे। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ये बन जाएगा K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। तो सल्फेट आयन जो कि कॉपर आयनों को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उनकी अधिकता हो गई थी सल्फेट आयनों की, तो इन अधिक बने हुए सल्फेट आयनों को साल्ट ब्रिज के पोटेशियम आयन आकर के बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करके बनाते हैं पोटेशियम सल्फेट। इधर बनता है जिंक क्लोराइड। ये तली में बैठ गया, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये भी यहाँ पर तली में बैठ जाएगा। अब सल्फेट आयन जो अधिक थे, बहुत अधिक मात्रा में बन गए थे, वो अब बैलेंस हो चुके हैं। अब यहाँ पर यदि कॉपर आयन ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने, तो अब वो इनको नहीं रोकेंगे, तो अभिक्रिया वापस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से जिंक आयन सॉल्यूशन में अब जा सकते हैं, यहाँ से कॉपर आयन ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने जा सकते हैं। तो ये प्रक्रियाएं जैसे ही स्टार्ट होगी वापस सेल में धारा प्रवाहित होने लगेगी। कहने का तात्पर्य इन दोनों ने आकर के वैद्युत उदासीनता को बनाए हुए रखा, क्योंकि पहले इम्बैलेंस हो गया था आयनों का, इनको बैलेंस किया, वैद्युत उदासीनता को बनाए हुए रखा। किसने? लवण सेतु ने। इस प्रकार ये है लवण सेतु की इम्पोर्टेंस इन डैनियल सेल। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ये डैनियल सेल था। डैनियल सेल की टोटल वीडियो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। ये थे डैनियल सेल के लवण सेतु के कार्य। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा इस चैप्टर का। तो हमारा अगला टॉपिक होगा ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव क्या होता है? हम जानते हैं कि डैनियल सेल में ये जो अर्ध सेल है, यहाँ पर ऑक्सीकरण का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। जिंक रॉड जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करती है और इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल हुआ। जबकि यहाँ पर कॉपर जो है, यहाँ से कॉपर आयन जो है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करते हैं और कॉपर के रूप में यहाँ पर रॉड पर डिपोजिट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम होता है? रिडक्शन, अपचयन का काम यहाँ पर संपन्न होता है। तो यह अपचयन अर्ध सेल कहलाता है। तो किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के देने की प्रवृत्ति का माप जिस विधि के द्वारा किया जाता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। कोई इलेक्ट्रोड जो है वह कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन दे सकता है, या किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा, ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था इस प्रकार से। ये जिंक रॉड थी, ये थी सॉलिड फॉर्म में, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया और यह जिंक आयनों के रूप में चेंज हो गई। और ये जिंक आयन कहाँ जा रहे थे? सॉल्यूशन के भीतर जा रहे थे। तो यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोड की विलयन में इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति का माप ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। ये थी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ये कंप्लीट था हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये जो इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला एनोड वाला जो है, यह इलेक्ट्रोड कौन सा इलेक्ट्रोड था? जहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर
कंप्लीट हो रही थी। अब यहाँ पर यदि इस रिएक्शन को अपन इस तरीके से लिखें, ये जिंक एक मेटल है, मेटल को हम M से डिनोट कर देते हैं, ये है सॉलिड फॉर्म में। अब जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता था तब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते थे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये n इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर रहा है, ये n इलेक्ट्रॉन्स का त्याग, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा। ये है एक्वस फॉर्म में। ये हो गई यहाँ पर इस सेल की रिएक्शन, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और ये जो ऑक्सीकरण विभव है इसको हम E-ऑक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। ऑक्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E-ऑक्स। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण विभव क्या हुआ, किसी एक इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को देने की, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की प्रवृत्ति का जो माप है वह ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। अब नेक्स्ट, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट था सेल का, ये एक अर्ध सेल था, ये दूसरा अर्ध सेल, इसको हम कैथोड कह रहे थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जा रहा था, अपचयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही थी। तो किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, रिसीव करने की, एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति का जो माप है उसे हम अपचयन विभव कहते हैं। यानी कि एनोड जो है वह किसके रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम E-ऑक्स के रूप में इसको हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था तो ऑक्सीकरण विभव। कैथोड यानी कि पॉजिटिव पोल जो है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था, तो यहाँ पर इसे हम E-रेड अपचयन विभव के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रवृत्ति का माप अपचयन विभव कहलाएगा। इसे हम प्रदर्शित करते हैं E-रेड के द्वारा। रेड का मतलब है यहाँ पर रिडक्शन, अपचयन, तो E-रेड के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E-ऑक्स के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा E-ऑक्स और ये हो जाएगा हमारा E-रेड। ये ऑक्सीकरण विभव और ये अपचयन विभव। ये जो ऑक्सीकरण विभव था और अपचयन विभव था ये बिल्कुल जनरल कंडीशंस में था, जब कोई निश्चित तापमान नहीं है, कोई निश्चित सांद्रता वाला विलयन नहीं है, तब ये दोनों ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव कहलाए जाते हैं। अब यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो करें, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब मानक ताप व दाब, जैसे कि मान लेते हैं कि हम 298 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं जो कि मानक तापमान है, तथा सॉल्यूशंस जो है यहाँ पर जिंक सल्फेट लिया था हमने और यहाँ पर कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक निश्चित सांद्रता का लेंगे, 1 मोल पर लीटर सांद्रता का। इस प्रकार की मानक कंडीशंस जो है वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 298 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाला विलयन ले लिया। इस कंडीशन के अंदर ये वाला जो हाफ सेल है, यहाँ पर जो ऑक्सीकरण विभव होगा उसे हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। और 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोल पर लीटर वाला सांद्रता वाला सॉल्यूशन यदि हम लें तो ये वाला जो हाफ सेल है जहाँ पर रिडक्शन कंप्लीट हो रहा था, यानी कि अपचयन विभव जो है यहाँ पर इस कंडीशन में, उसको हम कहेंगे मानक अपचयन विभव। परिभाषा क्या होगी इसकी, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कोई भी एक अर्ध सेल ले लेते हैं, या तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल या अपचयन अर्ध सेल। किसी भी एक अर्ध सेल का 298 केल्विन तापमान पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता के धातु आयन के विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होगा वह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अब जैसे इसे हम E-ऑक्स के द्वारा डिनोट कर रहे थे, इसे E-रेड के द्वारा। अब जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस को अपनाया तब हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि हमें लिखना है ऑक्सीकरण विभव मानक स्थितियों में, तो इसे हम उस स्थिति में लिखेंगे E-ऑक्स नॉट। ऊपर नॉट लगाएंगे, ये केवल इसको रिप्रेजेंट करेगा कि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन
को फॉलो कर रहे हैं। अपचयन विभव की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई-रैड नोट के द्वारा। ये नोट कौन सा वाला है? NOTE नॉट, नॉट वाला नहीं है, NAUGHT नोट है ये। इस प्रकार ये हुआ ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? यहाँ पर एनोड नेगेटिव पोल पर जब किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए जाएंगे तो किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रवृत्ति का माप ऑक्सीकरण विभव, किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन्स को लेने की प्रवृत्ति का माप अपचयन विभव। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको E-ऑक्स, इसको E-रैड। अब यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को लिया जाए यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोल पर लीटर सांद्रता वाला विलयन ले लिया जाए और फिर हम इन दोनों को अगर लिखें तो वह जो विभव प्राप्त होगा, अगर ऐसी कंडीशन में ऑक्सीकरण विभव लिखे तो मानक ऑक्सीकरण विभव 298 केल्विन टेम्परेचर 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लें और रिडक्शन को लिखें यहाँ पर अपचयन विभव को, तो वो हो जाएगा मानक अपचयन विभव। अब यदि हम बात करें, ये तो हो गए ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कंप्लीट सेल का सेल विभव क्या होगा? तो इन दोनों सेलों के बीच के विभव का जो अंतर है वह ई सेल कहलाएगा। यह है एनोड, यह है कैथोड। यह ऑक्सीकरण विभव, यह अपचयन विभव। दोनों अर्ध सेलों के विभवों के अंतर को सेल विभव कहा जाता है। यानी कि सेल विभव को रिप्रेजेंट करते हैं हम ई सेल के द्वारा। ई सेल इज इक्वल टू, कैथोड में से एनोड को घटाएंगे बिकॉज इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव, तो इसका मान नेचुरली है ज्यादा होगा। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या लिखा जा सकता है ई सेल इज इक्वल टू ई रेड माइनस ई ऑक्स। ये होता है सेल विभव। जब परिपथ में बिल्कुल धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, कंप्लीट हमने सेल ले लिया, खुला परिपथ है और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में दोनों अर्ध सेलों के विभव के अंतर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत वाहक बल। और यही हमारा सेल विभव भी है। सेल विभव को रिप्रेजेंट करेंगे ई सेल के द्वारा। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई सेल इज इक्वल टू ई रेड माइनस ई ऑक्स। रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिडक्शन इधर हो रहा है, ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है। अब यहाँ पर ई सेल जो है इसकी 3 प्रकार की वैल्यू हो सकती है। ये 3 वैल्यू कौन कौन सी है? ई सेल जो है ये 0 हो सकता है, ई सेल जो है पॉजिटिव हो सकता है, ई सेल जो है वह नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये 0 कब होगा? जब दोनों अर्ध सेलों का, यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल, दोनों अर्ध सेलों का विभव बिल्कुल जब बराबर होगा, यानी कि जब इक्विलिब्रियम सेट हुआ होगा, साम्यावस्था होगी, दोनों का मान बिल्कुल बराबर होगा, तब ई सेल का मान 0 होगा। यानी हम इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, जब साम्यावस्था होगी तब ई सेल इज इक्वल टू 0 होगा। अब ई सेल पॉजिटिव कब होगा? ई सेल पॉजिटिव होगा जब ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन लिखते हैं हम। जब ई रिडक्शन यानी कि ये अर्ध सेल, ये वाला जो है कैथोड, जब इसका मान ज्यादा हो और इसका मान कम हो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब इसका मान ज्यादा हो रिडक्शन वाले का, इसका मान कम हो, तब ई सेल का मान पॉजिटिव होगा। भाई ज्यादा में से कम घटाएंगे तब नेचुरल है वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और ऐसा जब होगा तो इस कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे होंगे, जिंक में से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? इस साइड जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की नेचर होती है ये उस साइड जाते हैं जहाँ पर विभव का मान ज्यादा होता है,
और मैंने अभी क्या बताया, जब रिडक्शन वाले पोल का यानी कि जहां पर रिडक्शन हो रहा है, जब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तब ई सेल का मान पॉजिटिव आएगा। यानी कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, जिंक से कॉपर की ओर जाएंगे, जो कि रूटीन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में सेल में से धारा प्रवाहित हो रही है, हम सेल को यूज में ले रहे हैं, धीरे धीरे सेल डिस्चार्ज हो रहा है। भाई हम किसी चीज को लगातार यूज में ले रहे हैं तो धीरे धीरे वह डिस्चार्ज ही होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब ई रिडक्शन का मान ई ऑक्सीडेशन से ज्यादा होगा तो ई सेल का मान पॉजिटिव आएगा। और इस कंडीशन में पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर पर जहाँ पर की रिडक्शन हो रहा है उसका विभव अभी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स वहीं जाते हैं जहाँ पर विभव का मान अधिक होता है। तो इस कंडीशन में ई सेल का मान पॉजिटिव होगा। अब ई सेल जो है यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, इस कंडीशन में जब पॉजिटिव हो तब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि हम लगातार उसको यूज में ले रहे हैं। सेल डिस्चार्ज की तरफ अग्रसर हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, हम उसे यूज में ले रहे हैं, अब धीरे धीरे वह डिस्चार्ज होगा। ठीक इसी प्रकार ई सेल नेगेटिव कब होगा, ई सेल नेगेटिव तब होगा जब ई ऑक्स का जो मान है वह अधिक हो जाएगा। यानी कि ई ऑक्स माइनस, कहने का मतलब जो है इसका मान ज्यादा था, इसका मान कम था। अब क्या होगा, ई ऑक्स जो लिखा है हमने यहाँ पर, इसका मान अधिक होगा और इसका अधिक होगा तो ई रेड का मान नेचुरल है कम होगा। तो आएगी वैल्यू क्या, नेचुरल है नेगेटिव में आएगी, क्योंकि कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। भाई यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ लिख देते हैं 3, ये कम है ये ज्यादा है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। तो जब ई ऑक्सीडेशन यानी कि ये वाला पोल, इसका मान ज्यादा है इसका मान कम है, तब क्या होगा, यहाँ पर ई सेल का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। अगर पूछ लिया जाए इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, कॉपर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिंक की ओर। इस अर्ध सेल से इस अर्ध सेल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का गमन होगा। ऐसा क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा वहीं जाते हैं जहां पर विभव का मान ज्यादा होता है और अभी विभव इसका ज्यादा है, पता है ना, अभी ई ऑक्सीडेशन का मान ज्यादा होगा तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन इस साइड जाने लगेंगे। ये प्रोसीजर कब होगा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन जा रहे जिंक की तरफ, उल्टा प्रोसीजर चल रहा है। यानी कि यहाँ पर हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि सेल रिएक्शन कब उल्टी हो जाती है, जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं। तो यह ई सेल का मान हमें ऋणात्मक तब प्राप्त होगा तब सेल चार्ज हो रहा होता है। हम जब सेल को चार्ज करते हैं तो सारी सेल रिएक्शंस उल्टी होने लगती है। ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई सेल। और विद्युत वाहक बल्ब क्या होता है, जब परिपथ खुला हो और धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो दोनों अर्ध सेलों के विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और ई सेल के मान 3 प्रकार के हो सकते हैं, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ऑक्सीकरण विभव, इसके बारे में जो हमने समीकरण लिखी थी उसे मैं एक बार आपको वापस समझा देती हूँ। ऑक्सीकरण विभव की जो रिएक्शन है इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये n इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, ये हो जाएगी हमारी ऑक्सीकरण विभव या इस पोल के लिए हाफ रिएक्शन। ठीक इसी प्रकार अपचयन विभव के लिए इसकी जो सेल रिएक्शन थी वो थी कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे थे, बन क्या रहा था कॉपर, ये एक्वस एंड ये सॉलिड। इसको हम जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये n इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर की जगह मेटल, ये हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा एक्वस। ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी इस पोल के लिए। तो इस टॉपिक में हमने देख लिया ऑक्सीकरण विभव,
अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव क्या क्या हो सकता है, सेल कब डिस्चार्ज होता है और सेल कब वापस चार्ज होता है, डिस्चार्ज के समय इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं और सेल को हम जब चार्ज करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स का गमन किस साइड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।